नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देगी। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जा रही स्कीमों का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बता दें, धारावी झुग्गी पुनर्विकास का काम उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी के पास है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि करोड़ों रुपए की धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना में अडानी समूह को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के विभागों को भूमि ट्रांसफर शामिल है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए लगभग तय हो गया है कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस इन 10 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। बीजेपी को भी अपने सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा करना है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के अंदरूनी कलह को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और ऐसे में ही पार्टी को इस उपचुनाव का सामना भी करना है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत की है, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के खिलाफ चेतावनी दी है, क्योंकि इससे समाज में विभाजन होगा और कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। पासवान ने कहा कि जाति जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि समुदाय आधारित विकास परियोजनाओं के लिए धन के पर्याप्त आवंटन के लिए डेटा की अक्सर जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अदालतें भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या का डेटा मांगती हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डेटा को सरकार के पास रखा जाना चाहिए और सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसे सार्वजनिक करने के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं, इससे केवल समाज में विभाजन होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने शनिवार को नीट यूजी के नतीजे घोषित कर दिए हैं। नतीजा शहर, राज्य और परीक्षा केंद्र के हिसाब से जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को एनटीए को निर्देश दिया था कि वो 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी के नतीजे घोषित कर दे। अदालत ने कहा था कि वो अपनी वेबसाइट पर छात्रों की पहचान जारी किए बिना नतीजे घोषित करे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल के बड़े नेता और मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि राव इंद्रजीत सिंह इस बार अपनी बेटी आरती सिंह राव को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, लोग मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं और मुझे समर्थन भी दे रहे हैं। मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगी, या तो बीजेपी के टिकट पर या निर्दलीय। इससे पहले अहिरवाल इलाके के ही एक और बड़े बीजेपी नेता राव नरबीर सिंह भी बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राव नरबीर सिंह ने कहा था, चाहे निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़ना पड़े, वो चुनाव मैदान में जरूर उतरेंगे। ईडी ने शनिवार को हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के परिसरों की तलाशी लेने के 2 दिन बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने पवार की गिरफ्तारी की। पवार सोनीपत से विधायक हैं और हरियाणा और राजस्थान में खनन का काम करते हैं। शनिवार सुबह उनके घर पहुंची ईडी की टीम ने उनके बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। यूपीएससी के चेयरपर्सन मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। इससे लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई है। उन्होंने पद छोड़ते हुए कहा कि मैं अपने निजी कारणों से ये पद छोड़ रहा हूँ। गौरतलब है कि मनोज सोनी का कार्यकाल अभी 5 साल बाकी था। सूत्रों ने कहा कि इस्तीफा यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके रोजगार हासिल करने के विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। मनोज सोनी को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। ये मोदी ही थे जिन्होंने 2005 में उन्हें वडोदरा के प्रसिद्ध एमएस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में चुना था, जब वो सिर्फ 40 वर्ष के थे। इससे वो देश के सबसे कम उम्र के वीसी बन गए। कांवड़ यात्रा के रूट पर लगने वाली दुकानों में नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के आदेश पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी जांच एनडीए तक पहुंच गई है। जेडीयू ने पहले ही इस फैसले का विरोध किया है। चिराग पासवान ने भी फैसले का विरोध किया है और उत्तर प्रदेश में आरएलडी ने भी इसका विरोध किया है। अब आरएलडी ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और केंद्र से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले हमारी पार्टी का रुख यह है कि अगर कोई फैसला लिया जाता है जिसका असर लोगों के बड़े वर्ग पर पड़ता है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू करना है तो इसे शाकाहारी और मांसाहारी में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसमें लाल या हरे रंग के चिन्ह हों, जैसे कि खाद्य पैकेट पर होते हैं। हमारे देश में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और सद्भाव बनाए रखना चाहिए।
आरएलडी नेता ने कहा कि यूपी सरकार में हमारी हिस्सेदारी है और यूपी सरकार में हमारे मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और केंद्र से भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांवड़ियों को प्याज और लहसुन वाला भोजन परोसने पर हंगामा हो गया। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर शांत किया और ढाबे को बंद करा दिया। आरोप है कि ढाबा कर्मी ने दाल में प्याज का तड़का लगा दिया था, जिस पर कांवड़िए खाना खाते ही भड़क गए और हंगामा करने लगे। कांवड़ियों ने ढाबे पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ढाबा मालिक का नाम प्रमोद कुमार है। शिक्षक और लेखक विकास देवी कीर्ति का एएनआई पर इंटरव्यू किया गया है। इसमें इंटरव्यू की एक क्लिप काट के एएनआई ने लगाई है। इसमें दिव्य कीर्ति कहते हैं कि राहुल से अब उम्मीद मुझे ठीक ठाक है, अभी उनकी उम्र बहुत कम है, इतनी ही योगी आदित्यनाथ की है। आज से 10-15 साल बाद हम राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच तलवार खिंच गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जेल में डाइट का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही दवाइयां ले रहे हैं। वहीं आपने कहा है कि अगर एलजी को बीमारी के बारे में मालूम नहीं है तो उन्हें ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतिशी ने केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आया है। आतिश ने डर जताते हुए कहा कि केजरीवाल के कोमा में जाने का खतरा है। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। उपराज्यपाल की चिट्ठी को लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उन पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि जब एलजी को केजरीवाल की बीमारी के बारे में मालूम नहीं है तो फिर उन्हें ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब, क्या कोई आदमी खुद ही रात में शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं तो आपको ऐसा लेटर नहीं लिखना चाहिए। ईश्वर ना करे कभी आपके साथ ऐसा समय आए। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें सभी हितधारकों को अपना दिल और आत्मा लगाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये आत्मनिर्भरता देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपने संबोधन में उन्होंने अधिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की वकालत की, लेकिन एक शर्त के साथ कि आत्मनिर्भरता देश की सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। देश की सुरक्षा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में लगातार हिंसक झड़पों की वजह से शुक्रवार देर रात देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात कर दी गई। देश भर में अब तक हुई झड़पों में कम से कम 105 लोग मारे गए हैं और 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में कर्फ्यू की घोषणा सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के महासचिव ओबैदुल कादर ने की। उन्होंने कहा कि इससे नागरिक प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रदर्शनकारी छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ ढाका और अन्य शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षण में शामिल है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बांग्लादेश से 778 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी की घोषणा की, जिससे लौटने वालों की कुल संख्या 998 हो गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग और हमारे सहायक उच्चायोग बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में हैं और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। मलेशिया के नए राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने राजगद्दी संभाल ली है। वो एक अरबपति कारोबारी भी हैं। 65 वर्षीय सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ने कहा कि वो निष्पक्षता और न्याय के साथ राजकाज चलाएंगे। मलेशिया में अपने तरह की अनूठी राजाशाही है, जिसमें 9 राज्यों के शाही परिवारों के बीच राजगद्दी की जिम्मेदारी बारी बारी से बांटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने फैसला सुनाया है कि फलस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की निरंतर उपस्थिति गैर कानूनी है और इसे जितनी जल्दी संभव हो समाप्त किया जाना चाहिए। हेग में आईसीजे के अध्यक्ष नवाफ सलाम ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के कब्जे पर 15 जजों के पैनल द्वारा जारी गैर बाध्यकारी सलाहकार राय पड़ी, यानी आईसीजे की यह राय इजरायल माने या ना माने उस पर निर्भर करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह फैसला या राय पहली बार इस तरह का आया है, जो असाधारण है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।